अब देखिए आपकी बुक में प्रॉब्लम नंबर 2 तक हो गया है स्टेबल अनस्टेबल में। तो बुक के अकॉर्डिंग देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 फिगर हमने बता दिया पहले से ही। क्वेश्चन आप पढ़िएगा, वीडियो पॉज करके पहले हम पढ़ दे रहे हैं, फिर आप भी क्वेश्चन पढ़िएगा क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा अ हैवी क्यूब बैलेंस ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज आर। ठीक, क्या करा है, ये देखिए एक हैवी क्यूब है, इसको बैलेंस मतलब संभाल के रखा गया है, साथ के किसके ऊपर रखा गया है, स्मॉल आर रेडियस का ये स्फीयर है, तो स्मॉल आर स्फीयर के रेडियस के ऊपर इसको रखा गया है अभी। ठीक है, देखा है हैवी क्यूब बैलेंस ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर। हाईएस्ट ये जो स्फीयर बना हुआ है इसका हाईएस्ट पॉइंट स्फीयर का एन है, तो इसी को एन के ऊपर इसको साथ के रख दिया, बैलेंस करके रखा गया। और इसका रेडियस दे रखा है नीचे जो स्फीयर, इसका रेडियस स्मॉल आर है। फिर लिखा है इफ द स्फीयर इज रफ इनफ टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, कहना है स्फीयर इतना है कि ये फिसल ना जाए, रफ है हल्का सा। एंड इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज पाई आर अपॉन 2, मतलब ये जो क्यूब है इसकी साइड कितनी है, पाई आर अपॉन, साइड मतलब यही ए बी लेंथ, बी सी लेंथ, सी डी लेंथ सभी बराबर होंगी, ए डी लेंथ, ये पाई आर बाई 2 है और इसका रेडियस आर है। so that the cube can rock through a right angle without falling, लिखा है so that the cube can rock through a right angle without falling, ये प्रूफ करना है। क्या मतलब, देखिए पहली चीज तो ये है क्यूब कैन रॉक का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने इसको इस क्यूब को थोड़ा सा इधर स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो रॉक का मतलब ये टिल्ट। मान लीजिए ये स्फीयर है और ये क्यूब रखा हुआ है, आपने इसको देखा तो ये क्यूब ऐसे ऐसे होने लगे, इस पे ऐसे 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 गिरे ना, मतलब गिरना नहीं चाहिए, लेकिन ये अगर आपने जरा सा भी इसको इधर किया तो ये ऐसे 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 होता रहे, तो ये रॉक का मतलब कह रहे राइट एंगल में 90 डिग्री। तो पहले क्यूब को रॉक होने के लिए पहले ये दिखाना पड़ेगा कि ये स्टेबल है। जैसे सोचिए उसमें लिखा हुआ है क्यूब कैन रॉक राइट एंगल के बाद अभी बाद में आएंगे। पहली चीज ये रॉक तब करेगा जब ये स्टेबल, जैसे सोचिए अगर ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है तो अनस्टेबल होने में क्या होता है कि अगर आपने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो फिर ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, फिर ये गिर जाएगा उधर की तरफ। अगर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता तो आपने इसको जरा सा डिस्प्लेस किया, तो अनस्टेबल में क्या होता है, जरा सा डिस्प्लेस करने पे वापस नहीं आता है, अगली इक्विलिब्रियम पे जाता है, तो अगली इक्विलिब्रियम मिलेगी नहीं, नीचे गिर जाएगा। मतलब इसको रॉक करने के लिए हम चाहें कि अगर ये ऊपर वाला क्यूब इस पर रॉक करे, दैट इज दिस 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 ऐसे ऐसे हिलता रहे, ठीक है, इस प्रकार हिलता रहे ऊपर नीचे, तो ये कब होगा, जब स्टेबल। तो उसने ये नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि स्टेबल प्रूव करिए, लेकिन आपको स्टेबल प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि आगे का 2 क्वेश्चन में काम करने हैं। तो दूसरा वर्ग जो करना है उसके लिए पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तब ये इस प्रकार ऐसे ऐसे रॉक करेगा। फिर 90 डिग्री की बात जो लिखी है कुछ बाद में, राइट एंगल लिखा वो बाद में। तो ये देखिए आपने जो थ्योरम ये पढ़ी है उसमें एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रखी होती है, वो थ्योरम पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए वही है कि एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रखी गई है। तो उस थ्योरम में क्या क्या था, एच था, स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, ये 3 चीजें क्वेश्चन में है। स्मॉल आर क्या है, अपर वाली बॉडी का रेडियस जो कांटेक्ट में है। तो बताइए अपर बॉडी एक क्यूब है जिसका ये फ्लैट सरफेस, बताइए कांटेक्ट में, फ्लैट सरफेस देख रहे हैं, ये कांटेक्ट में है। कैपिटल आर क्या है, लोअर बॉडी का रेडियस, तो लोअर बॉडी का रेडियस यहाँ स्मॉल आर दे रखा है। और क्या था, और ये था कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसमें है एन, उससे अपर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो क्यूब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होता है, क्यूब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ सेंटर पे होता है। तो देखिए पहले गिवन लिख रहे हैं क्या क्या है। अभी आप लोग सेकंड फिगर पे ध्यान ना दीजिएगा, सेकंड फिगर की बात बाद में, पहले इसी फिगर को ध्यान देंगे। पहले ये प्रूव करना पड़ेगा उसमें रॉक का है, रॉक का मतलब इस प्रकार ऐसे ऐसे हिले, तो ये तब होगा जब स्टेबल हो, तो पहले स्टेबल प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए गिवन में क्या है, आप ये लिख सकते हैं ए बी लेंथ लिख लीजिए, चाहे बी सी लिख लीजिए, चाहे सी डी लिख लीजिए, चाहे डी ए लिख लीजिए, ये सब है पाई आर बाई 2। और नीचे जो आपका ये रेडियस दे रखा है इसका ओ एन लिख दे रहे हैं, ओ एन, ये स्मॉल आर है, इतना तो आपको गिवन कर रखा है। ठीक है, अब आपको स्टेबल के लिए क्या क्या चाहिए था, इस लोअर बॉडी का रेडियस, तो लोअर बॉडी रेडियस बताइए स्मॉल आर है। फिर ये जो अपर वाली बॉडी जो सरफेस कांटेक्ट में उसका रेडियस, फ्लैट सरफेस कांटेक्ट में है तो उसका रेडियस इंफिनिटी हो जाएगा।
और क्या था, एच था। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एन से अपर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी होगा। तो बताइए ये पूरा पाई आर बाई 2 है, तो जी बिल्कुल बीचों बीच होगा इसके, है ना। तो जी एन जो होगा, जी एन ये कितना होगा बताइए, ये है पाई आर बाई 2, तो इसका आधा हो जाएगा पाई आर बाई 4। ये आपके फॉर्मूले का क्या है, ये एच है। एच था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अपर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टेंस। ठीक, अब आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम पहले दिखाना पड़ेगा कि ये स्टेबल है। जब स्टेबल होगा तो रॉक करेगा, तो उसके आगे स्टेबल कंडीशन यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए आप लोगों का जो फार्मूला है स्टेबल की कंडीशन यहाँ तक में लिख देगा, ये है स्टेबल कंडीशन 1 इज ग्रेटर देन 1, ये आपका फार्मूला है। पहले भी आप एक क्वेश्चन कर चुके हैं, एक जैसे कंफ्यूजन ना है। स्मॉल आर बताइए, यहाँ पर स्मॉल आर जो है ये लोअर बॉडी का रेडियस है। अच्छा, इस फॉर्मूले में स्मॉल आर जो है वो क्या है, वो अपर बॉडी का है। कैपिटल आर, तो स्मॉल आर कैपिटल आर कंफ्यूजन है, तो आप जो है इस फॉर्मूले को बदल के आर डैश कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना है। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमने अभी रफ में लिखा हुआ है, तो एच में तो कुछ है नहीं, एच तो यहाँ पर क्वेश्चन में है नहीं, तो इसको आप एच ही बना दीजिए। बताइए आपका ये एच हो गया। एच क्या था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अपर बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी, ये आपके फॉर्मूले का एच हो गया। अभी फॉर्मूला लिखेंगे। और लोअर बॉडी का जो रेडियस होता है वो कैपिटल आर होता है। तो यहाँ देखिए लोअर बॉडी का रेडियस ये है, लेकिन कैपिटल आर आप यूज ना करिए, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर क्वेश्चन में आ रहा है, तो इसको जो आप आर कैपिटल आर डैश कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैपिटल आर होता है स्मॉल आर, लेकिन क्वेश्चन में आ रहा है तो हम इसको आर डैश कर लिए, फॉर्मूला हम ये लगा देंगे। अच्छा, स्मॉल आर डैश क्या होता है, स्मॉल आर डैश अपर बॉडी जो है जिसका कांटेक्ट में सरफेस है उसका रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर हेयर स्मॉल आर डैश, ठीक है, तो स्मॉल आर डैश आपका कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये फ्लैट सरफेस कांटेक्ट में है। ठीक है, तो स्मॉल आर डैश आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। कंडीशन ये आपकी बन जाएगी, मतलब एच क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था तो हमने एच को एच ही रखा है। स्मॉल आर और कैपिटल आर की जगह हमने आर डैश कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना है। ठीक है, अब हम लोग चलिए निकालते हैं। स्टेबल पहले प्रूव करना है, पहले स्टेबल, जब स्टेबल हो जाएगा तब इसका नंबर आएगा, अभी इस फिगर की जरूरत नहीं। तो 1/h निकालें और ये निकाले, अगर 1/h उससे बड़ा आ जाएगा तो फिर ना 1/h, 1/h कितना है, h ये, इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 4/πr एंड 1/r डैश प्लस 1/r डैश। तो 1/r डैश ये तो इन्फिनिटी है, और ये r डैश हमने स्मॉल r रखा है तो 1/r, तो ये आ जाएगा 1/r। अब बात आती बताइए 1/r दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ लिखा सिंस 1/h, या ऐसे लिख सकते हैं पहले 4/πr इज ग्रेटर देन 1/r। देखिए डायरेक्ट देख लीजिए, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो ये बड़ा ही होता है 1/r, तो चाहे कॉमन हटा सकते हैं। बताइए 4/π ग्रेटर देन 1, 4/π ग्रेटर देन 1, बताइए सही कि नहीं, पाई की 3.1 समथिंग होती है। तो अगर r तो दिमाग से हटा दीजिए, दोनों तरफ r तो सेम है, तो बताइए 4/π ग्रेटर देन 1, तो ये लाइन सही है कि गलत है, तो सही है। बताइए 4/π, पाई 3 पॉइंट समथिंग होता है, ये 4 है, 4 को 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, दैट इज 4/πr का मतलब है 1/h, ग्रेटर देन 1/r का मतलब है 1/r डैश प्लस 1/r डैश। डैश को लेकर कोई कंफ्यूजन ना पाइएगा, बस वही है कि जैसे हम लोगों ने कोई नोटेशन फार्मूले में यूज किया है, लेकिन क्वेश्चनों में भी वही नोटेशन आ गया, जो फार्मूले का नोटेशन है वही क्वेश्चन में यूज है, तो हमने फार्मूले वाला नोटेशन चेंज कर लिया। ठीक है, तो अब हेंस करके लिखेंगे, मतलब आपकी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, हेंस द इक्विलिब्रियम प्री स्टेबल। क्वेश्चन में कहा गया था ये रॉक करेगा, रॉक 90 डिग्री। रॉकिंग का मतलब हमने आपको बताया कि ये अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए, बिल्कुल जरा सा धक्का निकाल के गिरा नहीं देना है। स्टेबल अनस्टेबल सब में लिखा है स्लाइटली डिस्प्लेस, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, बिल्कुल तो जरा सा आपने इसको डिस्प्लेस किया तो रॉक करने का मतलब ये ऐसे ऐसे हिले, गिरे ना उधर, ऐसे ऐसे हिले। हिलने का मतलब क्या हुआ, हिलेगा कब, यानी जब इधर जाएगा वापस आएगा, यानी स्टेबल होना चाहिए तब हुआ। तो पहले तो ये यहाँ से प्रूव हो गया स्टेबल, स्टेबल मतलब ये रॉक करेगा। अब कुछ 90 डिग्री की बात है। अच्छा, यहाँ पर हमने लिखवाया नहीं, आप लिख लीजिएगा, जैसे हमने कैपिटल आर डैश लिखा है। ठीक है, जैसे फॉर्मूला है तो अच्छी बात है। कैपिटल आर डैश क्या है, यहाँ पर कैपिटल आर डैश रेडियस ऑफ द लोअर बॉडी, यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ आप लिख लीजिए, अभी नोट करिएगा। तो कैपिटल आर डैश यहाँ इक्वल टू स्मॉल इक्वल टू करके लिख दिया रेडियस ऑफ द
लोअर बॉडी, और यहाँ आर डैश इन्फिनिटी क्या है, रेडियस ऑफ द अपर बॉडी सरफेस कॉन्टेक्ट विद इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, आर डैश इन्फिनिटी कहां से, क्योंकि आर डैश था अपर बॉडी का रेडियस, तो अपर बॉडी का कौन सा रेडियस, जो सरफेस के कॉन्टेक्ट में, इसके कॉन्टेक्ट में फ्लैट सरफेस है। ठीक है, तो स्मॉल आर डैश आपका आ जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द फ्लैट सरफेस लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये नोट कर लीजिएगा, स्टेबल प्रूव हो गया। अभी क्वेश्चन नहीं फिनिश हुआ, अब इसको फिगर की जरूरत पड़ेगी। आगे क्वेश्चन में 90 डिग्री राइट एंगल की कुछ बात लिखी है, उसको डिस्कस करना है, इतना नोट करिए पॉज करके। ठीक, अब इसको हटाए दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आगे की लैंग्वेज क्या लिखी है। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है लास्ट बिल्कुल, सो दैट द क्यूब कैन रॉक थ्रो ए राइट एंगल विदाउट फॉलिंग, मतलब बिना गिरे ये 90 डिग्री पे रॉक करेगा। 90 डिग्री मतलब क्या, समझिए ध्यान से। देखिए फिगर बनाया गया, ये कब तक इधर जाएगा, जैसे इधर उधर ऐसे ऐसे करेगा, तो जितना एंगल ये उधर जाएगा मैक्सिमम, उतना ही अंदर इधर जाएगा। तो ये मैक्सिमम कितना तक जाएगा, देखिए ये जब ये घूमेगा ऐसे, तो ये जो ए पॉइंट है, ध्यान देखिए ए पॉइंट जब इस सरकमफेरेंस के कांटेक्ट में आएगा तब तक ये मैक्सिमम उधर डिस्प्लेस हो सकता है। ठीक, तो ए पॉइंट देखिए, ये फिगर क्या बनाया गया कि यही वाला क्यूब देखिए घूम गया है, और ये कहां तक गया कांटेक्ट में, जहां तक ये ए पॉइंट, बताइए एन ए डिस्टेंस देख रहे हैं, एन ए डिस्टेंस, तो ये इससे सटी ये जो लिखा हुआ है ऐसे ये घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा, कब तक ये कितना मैक्सिमम उधर जा सकता है, तो बताइए ये ए पॉइंट जब तक इसके कांटेक्ट में आएगा, देखिए फिगर बनाया गया, इसमें ए पॉइंट कांटेक्ट में आ गया, ए के उधर गया तो गिर जाएगा, अगर ए के उधर गया तो गिरेगा क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट आ गया। ठीक है, तो यानी ये मैक्सिमम एक तरफ, मतलब इस पॉइंट से एक तरफ इतना डिस्प्लेस हो सकता है जितना इस फिगर में दिखाया गया है, उतना ही इधर भी होगा। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, छोड़ देखिए, तो देखिए यहां पर इस वाली फिगर को देखिए ध्यान से, तो ये तो रेडियस हो गया आपका जो कि स्मॉल आर है, जितना आर्क एन ए होगा, आर्क एन ए, और ये एन ए बताइए बराबर होगा, बताइए जी, एन से इसने डिस्टेंस ट्रेवल चालू किया, और ये वाली सरफेस और ये इसको टच करते करते इधर घूमेगा। ठीक है, जैसे स्फीयर रखा हुआ है उसके ऊपर क्यूब रखा हुआ है, यहाँ एन पे टच कर रहा है, आपने इसको मान लीजिए अगर आपको लेना है तो कुछ बॉल वगैरह लेके इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट टाइप भी कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। ठीक है, तो एक ये लिया, उसके ऊपर क्यूब रखा, और ये कहां तक टच करेगा मैक्सिमम, कि ये वाला क्यूब घूमेगा ऐसे, ये समझ लीजिए यहाँ पर आपका बीच में एन है और इधर ए है, तो कहां तक ये टच करते करते जाएगा, जितना ये एन ए डिस्टेंस है, एन ए डिस्टेंस मतलब इधर ट्रेवल कर सकता है ए, तो जितना ये आपका एन ए डिस्टेंस है उतना ही आपका आर्क एन ए होगा। ये जो आर्क एन ए देख रहे हैं, तो ये आर्क है, ये रेडियस मालूम है, तो ये एंगल पता चलेगा, मतलब ये एक तरफ कितना घूमा, उसमें लिखा है 90 डिग्री राइट एंगल लिखा हुआ है, यानी ये एक तरफ 45 डिग्री आएगा, ये थीटा की वैल्यू भी आएगी 45 डिग्री, यानी कि ये एक तरफ 45 डिग्री उधर जाएगा तो 45 डिग्री उधर भी आएगा, तो सब मिला के कितना रॉक करेगा, 90 डिग्री पूरा ये रॉक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एंगल रेडियस वाला फॉर्मूला आएंगे ना, आगे का पार्ट चालू कर रहे हैं, ये आर्क एन ए लिख रहे हैं, आर्क एन ए, आर्क एन ए एक्चुअली में एन ए के इक्वल होगा, एन ए डिस्टेंस जितना होगा, बताइए इसी से सटा सटा चलेगा, और जितनी ये डिस्टेंस होगी इतना ही डिस्टेंस इधर घूमता चला जाएगा। तो एन ए डिस्टेंस बताइए लिखी हुई है, यही जी एन ए जितना, एन ए मतलब ये मान लीजिए पूरा कितना था, पाई आई ए लेके लिखा हुआ है, एन ए बी का आधा होगा। ठीक, एन ए जो डिस्टेंस होगा ए बी का हाफ, ए बी है पाई आर बाई 2, तो पाई ओवर 4 आ जाएगा, तो आर्क आ गया। रेडियस ओ एन आपका कितना है, रेडियस ओ एन ये आपका स्मॉल आर है, फिर वी नो दैट करके फॉर्मूला लिखा एंगल वाला, एंगल एन ओ ए इक्वल्स टू आर्क एन ए अपॉन रेडियस, एंगल एन ओ ए बताइए हमने थीटा मान रखा है, आर्क एन ए कितना निकाला है, पाई आर बाई 4 नीचे आ जाएगा, और रेडियस आर है, कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा आ जाएगा पाई बाई 4। मतलब ये जो आपका क्यूब है ये एक तरफ मैक्सिमम 45 डिग्री रोटेट कर सकता है, जा सकता है इधर की तरफ, फिर वापस आएगा इधर की तरफ, सिमेट्रिकल फिगर है तो जितना उधर इतना ही इधर,
तो ये पाई/4 निकला, तो इधर से आपका पाई/4। तो इसको इसमें बुक से आप लैंग्वेज लिखिएगा पूरी, हम आपको बताया था कितनी लैंग्वेज लिखनी है, तो ये वाली वर्किंग कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए जहां पर बुक में ये थीटा इक्वल टू पाई/4 आया है, बुक में देखिए, हम लिखवाने ना, बुक से लिखिएगा, थीटा इक्वल टू पाई/4 निकला है, फिर उसके बाद दोनों लैंग्वेज लिखिए, जो 3 लाइनें बुक में लिखी है एग्जैक्टली वैसे ही लिखनी है आपको, पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। इट फॉलोज दैट द एंगल थ्रो विच द क्यूब कैन टर्न ऑन वन साइड इज पाई/4, मतलब क्यूब एक तरफ कितना टर्न कर सकता है, पाई/4। सिमिलरली ऑन द अदर साइड इट कैन ऑल्सो टर्न थ्रो एंगल पाई/4, therefore the total angle through which the cube can rock without sliding is पाई/4 plus पाई/4, that is पाई/2। तो मतलब यहाँ ये आप नोट करिए पूरा, और इसके बाद जो बुक में 3 लाइन है वो नोट करिए, तब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए कर लीजिए इसको। ठीक कर लिया होगा, इसको हटा दे रहे हैं। अब इसी हम 2 क्वेश्चन आपको अलग से लिखवाए थे, आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं, पेपर में आए हुए हैं ऐसे। एक तो पहला इसी टाइप का है, तो पहले यही वाला करवाए दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन हमें करवाने, ये अलग बुक से लिखवाए दे रहे हैं, आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं। ठीक, तो ये अलग से लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, इसी टाइप का, इसलिए हमने ये वाला फिगर डिलीट नहीं किया। क्वेश्चन बोल के लिखवाए दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए हैं आपके इसमें, लेकिन आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए अलग से। अ यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स, अ यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज, AGE, एज ना लिखिए, एज EDGE, कोर, 3 डायमेंशन के लिए एज यूज होता है, 2 डायमेंशन के लिए साइड यूज होता है। ठीक है, फिर से बोल दे रहे हैं, अ यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज स्मॉल a is placed on the top of a fixed sphere, top of a fixed sphere, the center of the face, स्फीयर के बाद कॉमा लगा लीजिएगा, the center of the face of the cube, the center of the face of the cube being in contact with the highest point of the sphere, with the highest point of the sphere, with the highest point of the sphere, फुल स्टॉप लगा लीजिए। आगे लिखिए, what is the least radius, what is the least radius of the sphere, what is the least radius of the sphere for which the equilibrium will be stable, for which the equilibrium will be stable। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक बार हम पूरा जल्दी से पढ़ दे रहे हैं। A uniform cubical box of age small a is placed on the top of a fixed sphere, the center of the face of the cube being in contact with the highest point of the sphere, what is the least radius of the sphere for which the equilibrium will be stable। ये आपको नोट करना था, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं, यही क्वेश्चन है दोबारा से, वैसे ही टाइप का है, लिखा है अ यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स। हाँ देखिए, क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज ए, ये बताइए क्यूबिकल बॉक्स है और इसकी कोर की लंबाई कितनी दे रखी है, ए। तो चलिए गिवन लिख दे रहे हैं, क्यूबिकल बॉक्स की कोर कितना है, स्मॉल ए। तो ये हो गया आपका ए बी या बी सी या सी डी या डी ए, ये सब ए हो जाएंगे। हमने बताया एच की जरूरत पड़ती है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर होगा, तो जीएन जो होगा इसका आधा हो जाएगा, तो जीएन भी लिख दे रहे हैं, जीएन कितना होगा, देखिए आप ए बी बी सी सी डी किसी का भी आधा कर दीजिए, ए बी बाई 2, ठीक है, या बी सी बाई 2 कर, ज्यादा से बी सी लिखा है, बी सी बाई 2, बी सी बाई 2 कितना है, यानी ए बाई 2, ये हमने अपने आप से लिख दिया। फिर से क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं,
यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज ए। हाँ, तो ये एक बॉक्स था क्यूबिकल जिसकी कोर की लंबाई स्मॉल है, यानी साइड इसका स्मॉल है, तो ये सब लिख दिया। और उसके बाद हमें एच की जरूरत पड़ेगी तो हमने ये भी लिख दिया, इसको हम एच भी लिखे देते, चलिए एच है, फॉर्मूले वाला क्या है, एच। फिर आगे पढ़ रहे हैं, द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, कह रहे हैं क्यूब के सेंटर का जो फेस है, बीइंग काउंटेड विद द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो ये तो 2 डायमेंशन बना हुआ है। बताइए, आपने एक क्यूब लिया, जैसे ये वाली क्यूब का सरफेस है, इसका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर यहाँ बीच में होगा। तो कह रहे रखा कैसे गया है, जो स्फीयर का हाईएस्ट पॉइंट, तो स्फीयर का हाईएस्ट पॉइंट यही ऊपर होगा एन, और उस पर टिका के ऐसे रख दिया गया क्यूब। ठीक है, तो स्फीयर क्यूब का जो सेंटर है फेस का, वो उसके कांटेक्ट में, अगर कांटेक्ट में तो गिर जाएगा, सबको मालूम है, सब लोग जितना जानते हैं, छोटे में सब खेल खिलौना खेले हैं, ये स्फीयर को बल्कि इसको रखना है तो सीधी सी बात है, आगे पीछे नहीं रख पाएंगे। ये जो ये कांटेक्ट वाला सरफेस होगा, उसका जो सेंटर होगा वो टॉप पे टच करना चाहिए, जरा सा आगे पीछे करेंगे तो गिर जाएगा ये। ठीक, फिर आगे पढ़ रहे हैं, लिखा है व्हाट विल द लीस्ट रेडियस ऑफ द स्फीयर, कह रहे हैं इस स्फीयर का कम से कम रेडियस कितना हो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। स्टेबल होने के लिए इसका मिनिमम रेडियस पूछ रहा है, कम से कम कितना रेडियस हो। तो ओवरऑल बताइए, अगर फॉर्मूले के हिसाब देखा जाए तो बताइए, वही हम लोगों को एच चाहिए, कैपिटल आर चाहिए, स्मॉल आर चाहिए। तो ये स्मॉल आर क्या होता था, अपर बॉडी। ठीक है, तो अपर बॉडी का सरफेस कांटेक्ट में है, तो हेयर स्मॉल आर कितना है, इन्फिनिटी है, फ्लैट सरफेस है। ठीक है, कभी भी ये इन्फिनिटी लिखिए तो यहाँ लिख दीजिएगा फॉर फ्लैट सरफेस, फॉर लिख दीजिएगा ऐसे फ्लैट सरफेस, ताकि चेक करने में पता चल जाए कि आपने इसको इन्फिनिटी क्यों लिया। कहीं भी जैसे हमने पीछे भी इन्फिनिटी यूज किया है तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए फॉर फ्लैट सरफेस। ठीक, दूसरा क्या रह गया, लोअर बॉडी का रेडियस। ये कैपिटल आर से, इसमें क्वेश्चन में तो स्मॉल और कैपिटल कुछ है नहीं, सब हम स्टैंडर्ड चलाते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए, आप लोग फिगर बनाइए, इतना नोट करिए, फिगर बनाइए, इतना नोट करिए। ठीक, लिख गया होगा। यहाँ एक लैंग्वेज लिख लीजिए, जो चीज मानने वाली, इसका रेडियस कह रहे हैं कम से कम कितना रेडियस हो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, मतलब स्टेबल मानिए, उसका रेडियस निकालिए। ठीक है, नीचे यहाँ लैंग्वेज लिखिए, लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर है उसका रेडियस हमने कैपिटल आर मान लिया। ठीक, फिर नीचे लिखिए, इफ द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल, इफ द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल देन, हाँ इक्विलिब्रियम स्टेबल के लिए क्या होता है, 1/h ग्रेटर देन 1/R प्लस 1/r। अब नोट बाद में करिए, पहले देखिए, स्टेबल मान के उसका रेडियस निकाले, कम से कम इसका कितना रेडियस हो कि ये h कितना है, a/2, तो 1/h पलटेंगे तो 2/a हो जाएगा। ग्रेटर देन कैपिटल आर बताइए, हमने मान रखा है, स्मॉल आर आपका इन्फिनिटी, तो 2/a इज ग्रेटर देन 1/r, वो तो 0 हो जाएगा। तो यहां से आपका r कितना आ जाएगा, r किधर आ जाएगा, r ग्रेटर देन a/2। कैपिटल आर क्या है बताइए, कैपिटल आर इसका रेडियस है। ठीक, चलिए नोट करिए, पॉज करके लिखिए इसको। ठीक है, नोट हो गया होगा। तो देखिए समझा क्या है, हमने स्टेबल माना तो या कैपिटल आर a/2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये वाला जो स्फीयर है इसका रेडियस स्मॉल a/2 से बड़ा, a का जाता है इसका लेंथ, इसका एज की लेंथ, मान लीजिए इसकी एज की लेंथ मान लीजिए 50, मान लीजिए इसकी साइड आप समझ लीजिए सिंपल भाषा में, मान लीजिए 50 इसकी साइड है, तो कहना है नीचे स्फीयर कितना बड़ा रखा जाए, तो 50/2 मतलब 25 से बड़ा रेडियस का रखेंगे तब तो ये रुकेगा, स्टेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, सीधी बात है, बताइए आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। अगर मान लो इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से देखा जाए, बताइए एक खूब बड़ा सा स्फीयर लिया जाए, फिगर देख के मतलब आप बता सकते हैं, फिगर देख के, और इसके ऊपर ये क्यूब रख दिया जाए, छोटा क्यूब, बताइए फिगर देख के बिना कुछ कंडीशन बताइए ये स्टेबल है कि नहीं, तो ज्यादातर लोग बता देंगे ये स्टेबल है। लेकिन अगर बताइए आपका रेडियस ये छोटा कर दिया जाए, ये खूब बड़ा कर दिया जाए, तो ज्यादा देख के बता सकते हैं पहला तो ये अनस्टेबल। जरा सा भी इस वाले फिगर में आप जरा सा भी क्यूब को उधर करेंगे क्योंकि ये छोटा है नीचे, ठीक है, नीचे हमने जानबूझ के छोटा कर दिया, उसको बड़ा कर दिया जानबूझ के, तो इसको छोटा कर दिया, अब जरा सा भी स्टेबल डिस्टर्ब करेंगे तो गिर जाएगा। यहाँ देखिए ये हमने बड़ा कर रखा है और इसको छोटा कर रखा है, इसको जरा सा उधर करेंगे तो इसे करेगा। तो वही चीज क्या पूछा गया है, कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए क्यूब इस साइड का है
ए साइड का अगर क्यूब है तो नीचे ये स्फीयर कम से कम कितना बड़ा रखा जाए, कम से कम कितनी रेडियस का रखा जाए कि स्टेबल हो। तो बताइए नीचे वाले का रेडियस कम से कम मतलब मान लीजिए कम से कम मतलब 25 आ गया, यानी 25 रखिए या 25 से ज्यादा रखिए तो स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपने 25 से कम रेडियस का रख दिया तो फिर ये ऐसी कुछ स्थिति हो कि गिर जाएगा। ठीक है, तो नीचे एक लाइन और लिख लीजिए, क्वेश्चन के जो भी लैंग्वेज लिखी ये आपको नहीं बनाना है, समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो बुक में जो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी उसी लैंग्वेज के हिसाब से लिख दीजिए। एक लाइन लिखिए नीचे। आखिरी में पूछा गया व्हाट इज द लीस्ट रेडियस ऑफ द स्फीयर फॉर विच द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। ये क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी तो वही लैंग्वेज सेम उसी टाइप की लिखवा देना। ठीक है, लिखिए नीचे लिखिए hence the least radius of the sphere is a by 2। hence the least radius of the sphere is a by 2। क्या है, a by 2 से बड़ा, यानी कम से कम रेडियस कितना हो चाहिए, a by 2। ठीक है, तो लिखा है hence the least radius of the sphere is a by 2 for which the equilibrium will be stable। सेम लैंग्वेज क्वेश्चन वाली लिखवाइए, फॉर विच द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। ठीक, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन और लिखवाए दे रहे हैं, ये पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको बता देगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ थिकनेस 2b, स्मॉल b बनाइएगा, अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ थिकनेस 2b, 2 और b स्मॉल लेटर का b, कॉमा लगाइए, लिखिए रेस्ट सिमेट्रिकली, अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ थिकनेस 2b रेस्ट सिमेट्रिकली ऑन ए परफेक्टली रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, on a perfectly rough horizontal cylinder of radius small a, of radius small a, of radius small a, so that the equilibrium small a, फिर आगे फुल स्टॉप लगा दिया, आगे लिखे so that the equilibrium of the beam, so that SHOW, so that the equilibrium of the beam will be stable, equilibrium of the beam will be stable or unstable, will be stable or unstable according as बी, स्मॉल भी बनाइएगा, स्मॉल बी, हम जो कुछ भी लिखेंगे उसकी बोलेंगे उसकी स्पेलिंग लिखेगा, साइन ना बनाइएगा। अभी लेस और ग्रेटर बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन है, तो आप उसकी लेस बोले तो लेस का साइन मत बनाइएगा, लेस की स्पेलिंग LESS करके लिखिएगा। अकॉर्डिंग एज स्मॉल बी इज लेस और ग्रेटर देन ए, इज लेस और ग्रेटर देन ए, स्मॉल ए, क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है तो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी जाएगी, साइन नहीं बनाया जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ दे रहे हैं। ए यूनिफॉर्म बीम ऑफ थिकनेस 2b, कह रहे हैं कोई बीम है जिसकी थिकनेस मोटाई कितनी है 2b, लकड़ी का तख्ता मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, रेस्ट सिमेट्रिकली ऑन ए परफेक्टली रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑफ रेडियस से, कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर लिखा हुआ है, उसके ऊपर इसको रखा गया संभाल के, सो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द बीम विल बी स्टेबल और अनस्टेबल अकॉर्डिंग एज दिस, कह रहे हैं इक्विलिब्रियम जो बीम का होगा वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा अकॉर्डिंग एज कुछ कंडीशन है। अब पहली चीज समझिए कि सिलेंडर के ऊपर इन्होंने एक बीम रखा है, ठीक है, अब सिलेंडर के ऊपर बीम कैसे रखा जाएगा वो भी समझ लीजिए। तो देखिए जैसे एक सिलेंडर ये बताइए, ये हमने मार्कर ले रखा तो ये भी ऐसे सिलेंडर है, तो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर लिखा है तो ये तो जैसे हमने ऐसे रखा है तो ये वर्टिकल टाइप का है, हॉरिजॉन्टल चलिए ऐसे कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर हो गया। अब इस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के ऊपर रखना है, क्वेश्चन लैंग्वेज आप देखेंगे उसमें लिखा हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, तो ये सिलेंडर है, इसको चूंकि ऐसे पकड़ रखा है, दिस इज वर्टिकल सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ये हो गया, इसके ऊपर क्या करना है, एक बीम रखनी है। ठीक, अब देखिए समझिए ध्यान से, तो इसको हमने ये मान लीजिए दूसरा मार्कर, इसको बीम मान लीजिए, हालांकि दूसरा मार्कर है,
लकड़ी का वाले 2, ये बीम नहीं है, उसने बताया 2B मोटाई का। चलिए मेरे पास जो है वो दिखाने वाली है बीम मानी है, तो इसको रखा गया जैसे ही, और हमने ऐसे सिलेंडर पकड़ा, ठीक, इसको इस पे रखा गया ऐसे बीम को। अब बताइए ऐसे 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 इक्विलिब्रियम में ठहर सकता है, इसको आप इस प्रकार टिका भी सकते हैं, ठीक है। संभाल के रखेंगे, जितना इधर होगा उतना इधर होगा तो रख जाएगा। उसके बाद बताइए स्टेबल अनस्टेबल बताएगी आपको, जरा सा डिस्प्लेस करिए तो अगर ये गिर गया तो अनस्टेबल, और ये अगर इस प्रकार हुआ तो स्टेबल। अब बात आती है जैसे सिलेंडर, ये ठीक, ये सिलेंडर है, आपको बताइए सामने सिलेंडर ऐसे दिख रहा है। अच्छा बताइए ये सिलेंडर अगर हम आपको ऐसे दिखाएं, ऐसे, अब बताइए ऐसे देखिए सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर ही, लेकिन अगर सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा बताइए, आपको जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ये एज ए सर्किल दिख रहा है। तो अभी फिगर जब बनाएंगे तो उसमें ये सर्किल जैसा दिखेगा, तो सर्किल नहीं है, सिलेंडर ऐसे देख रहे हैं तो सिलेंडर है तो अभी भी सिलेंडर, लेकिन जब इसको फ्रंट से देखेंगे ऐसे तो ये सिलेंडर जैसा दिखेगा, ठीक है, सॉरी सर्किल जैसा दिखेगा, एक्चुअली पीछे सिलेंडर है और इसके ऊपर बीम ऐसे टिकाया गया है, ठीक, और ये इस प्रकार से ऐसे हो सकता है। तो देखिए फिगर बना रहे हैं, ये आपका हो गया सिलेंडर। अब इस फिगर में लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो फिर वही बता रहे हैं कि एक्चुअली में है सिलेंडर, सामने से देखने पे ये सर्किल जैसा दिखेगा। ये देखिए सिलेंडर है और इसको सामने से देखेंगे बिल्कुल तो ये आपका, चलिए पलट दे रहे ताकि वो ब्लैक दिखे, तो देखिए ये आपको सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये सर्किल ऐसा पोर्शन दिख रहा है, इसी के ऊपर बीम टिकाई गई है, ठीक है। तो इसके ऊपर चलिए हम बीम टिकाई दे रहे हैं, ठीक, फिगर संभाल के बनाना है कि भाई टिकने वाली स्थिति हो, ऐसी फिगर ना बना दीजिए, टिकने वाली है ही नहीं, जैसे हमने ये आपने सिलेंडर रखा और बीम ऐसे टिका दी, कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। कॉमन सेंस लगाइए, क्या ये टिकेगी। स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है, जब पहले कोई चीज इक्विलिब्रियम में हो, रुकी हो, ठहरी हो, फिर उसको अब ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसा फिगर ना बना दीजिएगा, ये रुक ही नहीं सकती, इसमें रुक सकती, जितना इधर है एग्जैक्टली उतना ही उधर हो तो ये ठहर सकती, ठहर जाएगी, उसके बाद आप ऊपर वाले को जरा सा डिस्प्लेस करेंगे, अगर वापस आ गए अपनी जगह तो स्टेबल, और वापस नहीं आई तो अनस्टेबल। तो ये फिगर बना दिया। इसमें ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर देना, नीचे जो बना है क्या सर्किल नहीं है ना स्फीयर है, ये क्या सिलेंडर है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर था जिसको सामने से फिगर में दिखाया गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इस सिलेंडर का सेंटर बना देना, ये बीम हो गई आपकी, नाम डाल देना ABCD, ठीक है। बीम की बताइए थिकनेस कितनी दे रखी थी 2B, तो ये चलिए गिवन लिख दे रहे हैं, क्या क्या गिवन है बताइए, थिकनेस बताइए, बीम की मोटाई ये है, ठीक है, तो ये मोटाई AD लिख दीजिए चाहे BC लिख दीजिए, तो AD लिख दीजिए चाहे BC लिख दीजिए, थिकनेस कितनी है 2B। हम लोग बताइए इस थ्योरम में क्या क्या जरूरत पड़ता है, अपर बॉडी का सरफेस का रेडियस, लोअर बॉडी का रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अपर बॉडी का सेंटर ऑफ, बताइए जो बीम है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां होगा, ये चलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट N कर ले रहे हैं, ये O कर ले रहे हैं, तो आप बताइए ये H हो जाएगा, तो जो GN होगा वो AD का आधा होगा, तो ये लिख देना, यहाँ H का काम करेगा, GN है AD/2, AD मतलब 2B/2 दैट इज B, और ये फॉर्मूले के हिसाब से कितना है H, ठीक है। लोअर बॉडी का रेडियस उसने दे रखा है शायद सिलेंडर का, स्मॉल a दिया है, लिखा है यूनिफॉर्म बीम ऑफ थिकनेस 2B रेस्ट सिमेट्रिकली ऑन ए परफेक्टली रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑफ रेडियस A। सिलेंडर का रेडियस कितना है, स्मॉल a दे रखा है, चलिए स्मॉल a रेडियस उसका है, उसको ही लिखते हैं, यहां बनाए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है सिलेंडर का रेडियस, तो ON यहां लिख देना बगल में, ON कितना है आपका स्मॉल a। अच्छा हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से लोअर बॉडी का रेडियस कैपिटल R होता है, तो ये कैपिटल R हो गया, ठीक है। एंड हेयर करके लिख दे रहे हैं, स्मॉल r इंफिनिटी है, वही चीज ब्रैकेट में लिख सकते हैं फॉर फ्लैट सरफेस। बताइए ये जो कांटेक्ट में सरफेस है वो फ्लैट है, तो ये इसका इंफिनिटी हो गया, कैपिटल R आ गया, फॉर्मूले का H आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है स्टेबल के लिए बताना है, अनस्टेबल बताना है, तो स्टेबल मानिए फिर कुछ प्रूफ करिए, अनस्टेबल मानिए तो प्रूफ करिए, ठीक है। तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो क्या होता है मामला 1/H ग्रेटर देन 1/R प्लस 1/R,
ठीक है, तो 1/h कितना है 1/b, 1/r कितना है 1/r, स्मॉल r कितना है इन्फिनिटी, और कैपिटल R है a, आ जाएगा 1/b ग्रेटर देन ए, 0 + 1/a, तो 1/b इज ग्रेटर देन 1/a, उधर कर देंगे तो a ग्रेटर देन b या b लेस देन a, b लेस देन a, यानी इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा कब, जब b इज लेस देन a, और फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसमें क्या होता है 1/h ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, 1/h कितना है 1/b लेस देन और इक्वल टू 1/r इन्फिनिटी 1/a, तो 1/b इज लेस देन और इक्वल टू 0 + 1/a, तो 1/b इज लेस देन और इक्वल टू 1/a, तो b ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ये स्टेबल अनस्टेबल के लिए और ये स्टेबल। ठीक, क्वेश्चन में शायद हमने ग्रेटर देन लिखवाया, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगा लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है, हाँ हमने ग्रेटर देन लिखवाया है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, देख फिर से क्वेश्चन पढ़ देना, क्वेश्चन खत्म हो गया है। लिखा है यूनिफॉर्म बीम ऑफ थिकनेस 2b, हाँ तो ये यूनिफॉर्म बीम हो गई, थिकनेस 2b मोटाई की, रेस्ट सिमेट्रिकली ऑन ए परफेक्टली रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑफ रेडियस a, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर था उसके ऊपर रखा गया है, a रेडियस का सिलेंडर है, तो जो यहाँ पर स्फीयर जैसा दिख रहा है एक्चुअली में सिलेंडर सामने से देखने में, रेडियस इसका कितना है ON है a, सो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द बीम विल बी स्टेबल और स्टेबल, मतलब स्टेबल या अनस्टेबल होगा, स्टेबल कब होगा जब b इज लेस देन, तो क्या स्टेबल लिखा तो b लेस देन है, और अनस्टेबल जब b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। ये क्वेश्चन दोनों ही पेपर में आपके पूछे गए हैं, बुक में नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है, इनको नोट कर लीजिए। ठीक, लिखिए, इसको पॉज करके लिख लीजिए, ठीक लिख गया होगा, इसको डाल दे। अब आज कोई क्वेश्चन नहीं बता रहे, कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखवाई दे रहे हैं जिनकी नेक्स्ट टाइम पे जरूरत पड़ेगी, तो हेडिंग लिख लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंबाइंड बॉडीज, हेडिंग लिखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंबाइंड बॉडीज, मतलब दो बॉडीज है उनको मिला दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया, तो उनकी कंबाइंड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकलता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंबाइंड बॉडीज। अब आज कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं करवा रहे, थोड़ी बहुत बातें एक्स्ट्रा लिखवाएंगे, थ्योरम लिखवा देंगे, नेक्स्ट टर्म पे क्वेश्चन करवाएंगे, मतलब जो ये पढ़ाया जा रहा है इसके क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म पे कराएंगे। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है और इसमें ये कोई दूसरी बॉडी जोड़ दी गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बार बता चुके आप लोगों को तमाम बार पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक, मान लीजिए इस पहली बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है G1 पर, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज करिए यहाँ पर है G2, तो अगर ये वाली बॉडी अकेले मतलब इसमें जुड़ी नहीं है, दोनों बॉडी अलग अलग हैं, तो इस अलग बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 पे है और इस अलग बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2 पे है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, जहां उसका पूरा वेट काम करता है। मान लीजिए इसका G1 का जो W1 वेट है वो यहाँ लग रहा होगा और G2 का W2 वेट यहाँ लग रहा होगा, तो ये अलग अलग स्थिति है कि दोनों अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मान लीजिए आपने दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, कैसे निकालें। ठीक है, तो सीधे फार्मूला लिखवा रहे हैं। मान लीजिए ये हमने इसको मिला दिया दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक लाइन द्वारा, मान लीजिए पॉइंट A, हमने क्या किया दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक लाइन द्वारा मिला दिया और पीछे तक मान लीजिए यहाँ तक लिया है, तो A से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो मान लीजिए कंबाइंड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज करिए G पर है, ये G डाल दिया। G1 क्या है फर्स्ट बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, G2 क्या है सेकंड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जो आपने दोनों बॉडी को मिला दिया तो G क्या है कंबाइंड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इसमें आपको ये पॉइंट A है, तो AG के लिए फॉर्मूला लिखवाने जा रहे हैं, AG डिस्टेंस कैसे निकलेगा। ठीक, AG डिस्टेंस मतलब कि कंबाइंड बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी A से डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है पहली बॉडी लीजिए, पहली बॉडी के लिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 पे, तो A से G1 की दूरी AG1 इंटू G1 का जो वेट काम कर रहा है W1 प्लस A से दूसरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी AG2 और G2 में जो वेट काम कर रहा है W2 अपॉन W1 प्लस W2, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट टाइम यूज होगा कि कई सारे क्वेश्चन करवाने, 2-3 क्वेश्चन इसके कराने, 4 क्वेश्चन लगभग। ठीक है, तो क्या बताया गया फिर से रिपीट करते हैं। एक सिंगल बॉडी थी जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 पर था, उसकी A से दूरी AG1 है,
एक दूसरी बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2 पर था, उसकी ए से दूरी ए G2 पे, इसका वेट W1 यहाँ काम कर रहा है, इसका वेट W2 यहाँ काम कर रहा है, दोनों को मिला दिया गया तो कंबाइंड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए G पर आ गया। तो ये G कैसे निकलेगा, पहले बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ए से डिस्टेंस, मतलब इस G की दूरी हम कहाँ से निकाल रहे हैं, ए से, सारी दूरियां ए से मेजर होंगी, तो G की ए से दूरी देखिए AG लिखी गई, AG डिस्टेंस, तो A की G1 से दूरी और G1 पे जो वेट लगा है वो मल्टीप्लाई, प्लस A की G2 से दूरी और G2 में जो वेट लगा है W2 वो मल्टीप्लाई, और नीचे दोनों वेट का सम W1 प्लस W2। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लिए पॉज करके। ठीक लिख गया होगा। अब चलिए देखिए, आपको अभी ये तक एक थ्योरम बताई है, उस एक थ्योरम के मान के चलिए सभी क्वेश्चनों का एक दो भी और कराएंगे, दो तीन अलग से हैं, लेकिन आज चूंकि समय बच रहा है हम क्वेश्चन को, बड़े बड़े बच्चे हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, हम ये थ्योरी वगैरह लिखवाए दे रहे हैं। तो आपको थ्योरम 1 लिखवाई थी जिसपे बेस्ड क्वेश्चन चल रहे थे, 4 क्वेश्चन हो गए, पीछे आपको 2 बताए गए, 5 क्वेश्चन हो गए टोटल। ठीक है, अब थ्योरम 2 लिखिए आप लोग। थ्योरम 2 स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखना है। पहली थ्योरम में आपको याद हो क्या था, एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी थी, एक बॉडी रखी थी, इस प्रकार का था, एक बॉडी थी उसके ऊपर दूसरी कुछ रखी। अब क्या है, एक बॉडी के अंदर दूसरे के, थ्योरम 2 में ये मान लीजिए एक बड़ी बॉडी है और इसके अंदर ये कोई बॉडी रखी है, ये ऐसा है। ठीक है, तो बड़ी बॉडी के अंदर इनसाइड टाइप का है, उसमें क्या था, उसके ऑन द लगा है, ये इन है, इनटू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको बड़ी बाहर बॉडी दिख रही है इसका रेडियस कैपिटल आर मान लीजिए, और जो अंदर छोटी बॉडी दिख रही है इसका रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है। ठीक है, तो इन दोनों का यहाँ पर तो इसके स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन क्या है देखिए। ठीक है, तो यहाँ फिर वही फिगर देख के कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, सोचेंगे इसमें मान लीजिए कोई ऐसा रखा है इसको उधर करेंगे तो वापस आ ही जाएगा, स्टेबल ही होगा हमेशा, नहीं। सारा खेल का है क्योंकि हमारा जो माइंड है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा यही मानता है। यहाँ अगर इस बॉडी का सेंटर ऑफ, ये मान लीजिए स्फीयर, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पर ही है तो सीधी बात वो वापस आएगा, लेकिन फिर वही आपको दिखाया जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, तो ऊपर नीचे होने पर ये नहीं कि वापस आएगा या क्या होगा, वो थ्योरम कंडीशन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये O पॉइंट है और ये A पॉइंट है और ये इसका सपोज करिए ये G है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, तो हमने बना दिया कहीं पर भी, मतलब जरूरी कि O पर हो। ठीक है, तो इसको मिला भी लीजिए। तो इस ऐसी सिचुएशन के लिए स्टेबल की कंडीशन और अनस्टेबल की लिखवाने की, अगर ऐसा सिचुएशन है, एक अपर बॉडी है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, एक लोअर एक इनसाइड वाली बॉडी है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताइए ए, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो ये अंदर वाली बॉडी है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टेंस वही एच है। ठीक है, तो चलिए स्टेबल का लिख रहे हैं। स्टेबल कंडीशन इसमें क्या है, 1/h ग्रेटर देन 1/r माइनस 1/r। ठीक है, ये स्टेबल का है। अनस्टेबल 1/h इज लेस देन 1/r माइनस 1/r, ये अनस्टेबल का है। इसमें देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इक्वल नहीं है, पिछले वाले थ्योरम में इक्वल लगा है। फिर बात आती है अगर इक्वल होगा तो कैसे पता चलेगा, तो एंड इफ, एंड अगर मान लीजिए ये इसके इक्वल है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन देखनी पड़ेगी। इस वाले केस में स्टेबल होगा अगर r ग्रेटर देन 2r है, और अनस्टेबल होगा अगर r लेस देन 2r है। ठीक है, ये इस प्रकार का कंडीशन हो गई। देखने में क्या लगता है, फिर से बता दें, थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखना है, थ्योरम आपको बस ये जो फिगर बना है इससे समझना है कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आया उसमें ऐसा कोई स्थिति कि एक बड़ी सी बॉडी के अंदर एक छोटी सी बॉडी पड़ी हुई है, तो उसमें देखिए लिखा है कि यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल, अभी हम यहाँ से लिखवाए दे रहे हैं। ठीक है, कि स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है और एच क्या है। तो स्टेबल के लिए अगर ऐसी कंडीशन है तो स्टेबल, ये कंडीशन तो अनस्टेबल। बात आती है इक्वल में, क्या तो अगर इक्वल हो गया तो इक्वल, अगर मान लीजिए 1/h के लिए उसके बराबर आ गई, तो इसके बराबर अगर आ गई तो स्टेबल होने के लिए ये मतलब इसके बराबर आने पर ये देखा जाएगा कि क्या कैपिटल आर 2r से बड़ा है या कैपिटल आर 2r छोटा है, मतलब अगर ये इक्वल आया तब ये देखना है। इन कंडीशन से स्टेबल अनस्टेबल बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप इतना नोट करिए, फिर हम नीचे स्मॉल आर कैपिटल आर और एच लिखवाए थे, नोट करिए पॉज।
ठीक लिख किया हुआ, नीचे लिखिए वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द आउटर सरफेस। वेयर कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द आउटर सरफेस। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द आउटर सरफेस। स्मॉल आर लिखिए स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ इनर सरफेस। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द इनर सरफेस। एच लिखिए एच क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इनर सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टेंस। तो लिखिए डिस्टेंस एच इक्वल्स टू लिखिए एच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट and the center of gravity of the inner surface. Point of contact and the center of gravity of the inner surface. कहना कोई क्वेश्चन अभी इसका नहीं कराने जा रहे हैं। ऐसा जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ऐसी सिचुएशन है, एक के अंदर दूसरा पड़ा हुआ है। जब एक के अंदर दूसरा पड़ा हो तो ये थ्योरम्स के फॉर्मूले हैं, और इक्वल के केस में आपको ये देखना पड़ेगा। मान लो कभी इक्वल आ गया तो फिर आप ये देखिए कि ये फॉलो कर रहा है कि ये फॉलो कर रहा है। अगर ये फॉलो कर रहा है तो स्टेबल, ये फॉलो कर रहा है तो अनस्टेबल। इक्वल नहीं आ रहा तो डायरेक्ट स्टेबल अनस्टेबल बता सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम हो गया। अब एक अगला लिखिए थ्योरम 3, इसको हटा दे रहे हूं। थ्योरम 3 देखिए, अभी तक जो आपको थ्योरम लिखवाई गई है उनमें दोनों में ये आपके स्फीयर है। ठीक है, दोनों में क्या है, स्फीयर। स्फीयर अगर है तो हर बार स्फीयर अगर है या फ्लैट सरफेस के लिए आप इन्फिनिटी यूज कर लेते हैं। भाई अगर फ्लैट सरफेस कांटेक्ट में तो इन्फिनिटी, तो यानी आप फ्लैट सरफेस के बारे में आपको जानकारी है। और अगर स्फीयर है तो रेडियस। लेकिन मान लीजिए सपोज करिए लोअर बॉडी कुछ पैराबोलाइड टाइप की है, बताइए ये तो स्फीयर नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो रेडियस नहीं होता है। जैसे स्फीयर तो उसका रेडियस होता है। मान लीजिए अपर बॉडी भी ऐसा ही कुछ है, ये पैराबोलाइड आपने देखा ना, पैराबोलाइड टाइप का। ये आपने अंडा काट के नीचे रखा, ऊपर रखा, तो बताइए आप थ्योरम में आर यूज कर रहे हैं। आर क्या है, रेडियस। तो बताइए क्या इसमें रेडियस है क्या, नहीं। तो ऐसे वालों के लिए स्टैंडर्ड थ्योरम है, इसमें आपका रेडियस नहीं यूज होगा, इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज होगा। जो आपने पीछे टॉपिक पढ़ा है शुरुआत में, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेमेस्टर 1 में शुरुआत में बिल्कुल डिफरेंशियल कैसे पढ़ाया जाता है। तो अगर मान लीजिए ऐसा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने पढ़ा होगा रो, तो रो इसमें यूज होगा। ठीक है, तो बात आती है कि हर बार आपका स्फीयर नहीं है। तो आपने अभी तक जितने क्वेश्चन करे सभी या तो स्फीयर थे या तो फ्लैट सरफेस थे। ठीक, मान लीजिए लेकिन ऐसा है तो ना तो ये फ्लैट है ना स्फीयर है, तो रेडियस कैसे यूज करेंगे। तो बात आती है कि इसके लिए क्या थ्योरम है, तो वो लिखवाना है आपको। ठीक है, तो उसको हटा देना। मान लीजिए ये आपका कोई सरफेस मान लीजिए रखा है, स्फीयर ना मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए। सपोज करिए ये आपको किस प्रकार इसको टिकाया गया। फिर भाई प्रॉब्लम कुछ लोग हो सकती है कि कैसे टिकेगा, तो ऐसा नहीं है। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पूरा खेल है। ये ना सोचिए कि यहाँ से टिकेगा नहीं, बिल्कुल टिक सकता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर उधर हिला दीजिए, टिक जाएगा, ऐसे तिरछा टिका रहेगा। ठीक, हम लोग जो जनरली हम लोग यूज करते हैं जो भी चीजें, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब ओरिजिनल में जहाँ होना चाहिए वहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है टिकेगा नहीं। तो नॉर्मल बनाए, देखिए ये इसका कंबाइन नॉर्मल है। ये हमने जो बनाया है, बताइए दोनों का ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का ये कंबाइन नॉर्मल है। ठीक है, इसमें मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अपर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, ये मान लीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान लीजिए एन है। ठीक, इसका मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ρ1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ρ2। मतलब स्फीयर्स नहीं है, कुछ और बॉडीज हैं। स्फीयर होगा तो रेडियस लग जाएगा। ठीक है, तो इसका ρ1 है, इसका ρ2 है। और ये देखिए दोनों का कॉमन नॉर्मल है। कॉमन मतलब ये जो लाइन खींची गई है उसका भी नॉर्मल है एंड पॉइंट पे, इसका भी नॉर्मल है। और कॉमन नॉर्मल का मान लीजिए वर्टिकल के साथ एंगल इसमें अल्फा, इसकी जरूरत पड़ेगी थ्योरम में आएगा तो वो लिख दे रहे हैं। देखिए ये वर्टिकल यानी डॉटेड लाइन खींची है, ये वर्टिकल खींचा हुआ है, तो कॉमन नॉर्मल का वर्टिकल के साथ एंगल कितना है, अल्फा। कॉमन नॉर्मल का वर्टिकल के साथ एंगल अल्फा है। ठीक है, और वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टेंस h है। मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस h है।
तो इसके लिए स्टेबल का फॉर्मूला है H लेस देन ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 कॉस अल्फा। ये आपको दूसरा लिखवाया दे रहे हैं, उसमें आपको फायदा रहेगा क्योंकि ये ρ1 ρ2 कभी कभी इन्फिनिटी हो जाते हैं तो दिक्कत आती है। ठीक, इस फॉर्म में लिख लीजिए, ये आपको बेटर रहेगा कि स्टेबल के लिए 1 अपॉन ρ1 प्लस 1 अपॉन ρ2 लेस देन कॉस अल्फा अपॉन एच। पहले हम ऐसे लिखवा रहे थे, इस पे क्या लिखवा रहे थे ρ1 ρ2 अपॉन, इसमें आपका क्वेश्चन कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जैसे आपने ना फ्लैट सरफेस के लिए इन्फिनिटी होता है, अब मान लीजिए कभी फ्लैट सरफेस ऐसा कुछ हो गया तो बताइए ρ1 इन्फिनिटी लगाएंगे तो आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनने लगेगा, तो इन्हें क्या अलग कर दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। अब बताइए इस वाले ये ज्यादा बेटर है, इस हमने इस फॉर्म में लिखवा रहे थे अभी, इसमें ρ1 ρ2 में कोई भी अगर इन्फिनिटी हुआ तो आपको लगाते समय दिक्कत आएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा। अब ऐसे लिख दिया, बताइए ρ1 या ρ2 में कोई भी इन्फिनिटी हो तो आपके लिए बेटर है। बुक में ऐसे नहीं लिखा, बुक में लिखा है ऐसे, लेकिन आप ऐसे लिखिए ज्यादा सही। ठीक है, और दूसरा अनस्टेबल लिखिए, इसी का उल्टा क्या है, 1 अपॉन ρ1 प्लस 1 अपॉन ρ2 ग्रेटर देन कॉस अल्फा अपॉन एच। ठीक है, तो इसमें देखिए नई चीज अल्फा आ गई, तो अल्फा क्या है, अल्फा है एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड कॉमन नॉर्मल ऑफ टू बॉडीज। दो बॉडीज का जो कॉमन नॉर्मल है, जो वर्टिकल है, इसके बीच का एंगल अल्फा है। तो आप ये फिगर बना लीजिए, इसके स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन लिख लीजिए। ठीक, बन गया होगा। तो इसका इक्वल वाला नहीं लिखवाना, इक्वल वाला काफी बड़ा है, मान लीजिए इक्वल हो गया तो काफी बड़ा, उसमें बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो नीचे लिख लीजिए, यहाँ पर वेयर लिखिए, वेयर ρ1 एंड ρ2, वेयर ρ1 एंड ρ2 be the radii of curvatures, be the radii of curvatures, be the radii of curvatures of lower and upper bodies, of lower and upper bodies, lower and upper bodies, अल्फा लिख लिए, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन द वर्टिकल लाइन लिख लीजिए, द वर्टिकल लाइन एंड द कॉमन नॉर्मल ऑफ टू बॉडीज, एंड द कॉमन नॉर्मल ऑफ टू बॉडीज। एच आपको मालूम है वही डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। ठीक है, तो सब मिला के इसको लेके कंफ्यूजन ना पालिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ये स्टैंडर्ड थ्योरम है, सबसे स्टैंडर्ड यही वाली है। तो आपने अभी पीछे जो पढ़ा वो क्या था, सब स्फीयर के लिए, तो उसमें रेडियस यूज कर रहे थे, तो रेडियस जो यूज हो रहा है, अगर आपका स्फीयर है, फ्लैट सरफेस है, तो रेडियस यूज हो रहा है, लेकिन जरूरी की जो बॉडीज है वो स्फीयर ही हो। अभी आपको एग्जांपल देके बताया, तो अगर स्फीयर नहीं है तो ये जनरल केस हो गया। अब कोई बॉडी और रेडियस ऑफ कर्वेचर सबके लिए होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सभी बॉडी का होता है, लेकिन रेडियस केवल स्फीयर का होता है। ठीक है, तो वो जो शुरुआत के दो थ्योरम्स हैं वो रेडियस के लिए, मतलब स्फीयर के लिए, और ये एनी बॉडीज के लिए। ठीक है, तो आपको जो एग्जांपल आज करवाया गया वो कर लीजिए। थ्योरम हमने अगले ढंग के लिखवा दी, और प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखवा दिया कि अगर हमारी दो बॉडी को आपने कंबाइन किया तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकलेगा। अब इन सबका जो यूज होगा वो आपको नेक्स्ट टर्न पे इनके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इतना पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट टर्न पे इनके क्वेश्चन आपको करवाना चालू करेंगे। ठीक है, अब आज की क्लास फिनिश करते हैं, इतना करके रखिएगा।